जय हिंद दोस्तों। हमें अक्षर सर नारदीगंज वाले। और अभी आपके क्लास 12th में जो चल रहा था वो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चैप्टर की वाइज से कहा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें से ऐसे तो हम ये वाला क्लास कल रिकॉर्ड किए थे जो आज हम बताने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है, डायमेंशन है, इस पर स्पेशल केसेज है, हम टोटल कल बता दिए थे। लेकिन क्या करें, किसी कारणवश वीडियो अपलोड करते करते पता नहीं हम ही से डिलीट हो गया। अब डिलीट अपलोडिंग से नहीं हुआ, जो फाइल था वहीं से डिलीट हम कर दिए, डिलीट कर दिए तो आधा पे अपलोड नहीं हुआ। दोबारा फिर से बताना पड़ रहा है। देखिए, प्रयास करेंगे कि उतना ही मेहनत से फिर से बताएं। ऐसे होता है कि एक बार बता देने पे दोबारा उतना, मतलब उतना अंदर से जो कहता है ना, एक तरह का जुनून या फिर अंदर से बताने का जो जज्बा वो नहीं रह पाता है। फिर भी प्रयास हम करेंगे कि जितना मेहनत से हम कल बताएं तो उतना ही मेहनत आज भी करें। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एक चीज़ आपको जानना है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो, टर्म का हिंदी तो खैर हम नहीं बता पाएंगे। टर्म का हिंदी आप गूगल से ढूंढ लीजिए, किताब से ढूंढ लीजिए। और एक मिनट, थोड़ा सा कोई दिक्कत? हाँ, साफ साफ दिख रहा है। एरिया वेक्टर होता क्या है पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन भी रख लेंगे। यहाँ देखिए, एरिया वेक्टर क्या होता है। सपोज दैट, मान लिया जाए कि इस तरह का कोई सरफेस है, तिरछे थोड़ा सा हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं तिरछे में हो। इस सरफेस जिसका पूरा सरफेस एरिया एस है, और सपोज दैट हम छोटा सा एरिया लेते हैं बीच में से, इतना सा सरफेस। हालांकि जो हम छोटा सरफेस लेते हैं बीच में से, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एलिमेंट। इसको कहा जाता है सरफेस एलिमेंट, या तो इसी को कह सकते हैं आप एलिमेंट ऑफ सरफेस, एलिमेंट ऑफ सरफेस। ये इतना सा हम सरफेस लिए हैं, इसको बोलेंगे सरफेस एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ सरफेस। अब इस सरफेस पर जो लाइन हम खींचेंगे इस तरह से, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको कहा जाएगा कि डीएस वेक्टर है। और यही डीएस वेक्टर को कहा जाता है एरिया वेक्टर। और जनरली इसका जो डायरेक्शन है उस सरफेस से बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ मतलब डायरेक्शन किधर होता है, तो कह सकते हैं कि आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। और कैसा होता है भाई, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पे होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जो एरिया वेक्टर देख रहे हैं ये वाला इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ बोलो, इसका मैग्नीट्यूड या इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आसानी से एरिया वेक्टर आपके माइंड में फिक्स रहेगा हमेशा के लिए। डिनोट करते हैं डी से, तो एरिया वेक्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो, रटना इन द सेंस मतलब कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी सतह पर वह परपेंडिकुलर होता है। लिखे तो हैं
कहाँ गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। दूसरा बात, डायरेक्शन किधर होता है, आउटवर्ड। तीसरा बात, एरिया वेक्टर जनरली कहाँ पर खींचा जाता है, तो सरफेस एलिमेंट पर, पूरे सरफेस पर नहीं लिया जाता है। पूरे सरफेस को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे और उस पर एरिया वेक्टर डालेंगे। पूरे सरफेस पे कैसे एरिया वेक्टर डालेंगे, पूरा सरफेस पर हम कैसे लंब खींचेंगे, जैसे कि ये लंब तो इस पे न है, हो सकता है इस पर लंब नहीं, नहीं सर इस पे भी लंब है, इस पे भी लंब है। हाँ, इस सरफेस के लिए, ऐसा का सरफेस के लिए तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर बात किया जाए स्फेरिकल सरफेस, बात कर लो कि एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब एक गोला है इस तरह से, तो यहाँ पर जो हम ऐसे लाइन खींचे इस सरफेस पर लंबवत है, लेकिन यही वाला जो परपेंडिकुलर है, ये मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट के लिए तो खैर कैसे देखो तो नॉन परपेंडिकुलर होगा। तो स्फेयर के केस में हम लोग इसको छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, क्योंकि इस जगह का एरिया वेक्टर फलाना, इस जगह का एरिया वेक्टर फलाना, इस जगह का एरिया वेक्टर ढिकाना, इसके एरिया वेक्टर चिलना अलग अलग होता है। लेकिन अगर सरफेस प्लेन है तो एरिया वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि द परपेंडिकुलर लाइन, या फिर कह सकते हैं एरिया वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर एक लाइन है यार जो सतह पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे अब देखो ये वाला मार्कर इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो मार्कर है इस पूरे बोर्ड के लिए वेक्टर का काम करेगा, एरिया वेक्टर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, इस बिंदु के लिए भी यह परपेंडिकुलर है, इसके लिए भी यह परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो हम परपेंडिकुलर लाइन डाले हैं उस सभी के लिए परपेंडिकुलर है। चाहे आप इस जगह इस जगह इस जगह कहीं की बात करें, हर जगह के लिए परपेंडिकुलर है। तो प्लेन सरफेस के लिए खैर ही चलेगा, लेकिन कर्व सरफेस के लिए एक जगह का एरिया वेक्टर आप हर एक जगह के एरिया वेक्टर में उसको नहीं चिपका सकते हैं, हर जगह अपना अपना एरिया वेक्टर बनता है। इसीलिए हम लोग छोटा छोटा सरफेस लेते हैं, और छोटे छोटे सरफेस को जो ds है वो एक बिंदु की तरह कार्य करता है, ठीक है, एक बिंदु की भांति, लाइक अ पॉइंट। इसीलिए है तो इस पूरे प्लेन का सरफेस एस, लेकिन हम मान लिए ds और उस पर जो लंब डाले हैं ये अगर ds हो गया स्मॉल एरिया या कहते हैं सरफेस एलिमेंट, तो उसको बोलेंगे ds वेक्टर के फॉर्म में, यानी एरिया वेक्टर। अब वही चीज़ थोड़ा सा इधर डेफिनेशन में लिख लेते हैं, एरिया वेक्टर का डेफिनेशन लिखो, लिखेंगे एरिया वेक्टर is a physical quantity which is perpendicular line। ध्यान देना, एरिया वेक्टर एक लाइन होता है, एरिया वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। इट्स लेंथ, इसका जो लेंथ होता है, इट्स लेंथ रिप्रेजेंट्स, हिंदी वाले थोड़ा सा रुको यार, उबना मत, रिप्रेजेंट्स 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। मतलब क्या हो गया, हिंदी वाले के लिए भी थोड़ा सा बोल लिया जाए, उसको भी ज़्यादा वेट क्यों करवाए।
एरिया वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि परपेंडिकुलर लाइन होता है, और किस पर परपेंडिकुलर होता है? सरफेस पर। और इसकी लंबाई जो है वह रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट्स करती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is outward from the सरफेस। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह बाहर की तरफ होता है, सतह से बाहर की तरफ। अब एरिया वेक्टर को डिनोट किससे किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि एरिया वेक्टर को डिनोट किससे करेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल इफ सरफेस एलिमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। किसका टुकड़ा? सरफेस का। इफ सरफेस एलिमेंट इज इक्वल टू ds, देन एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट, इस सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ds है ना, ds वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा, ds, जो कि वहाँ हम लिखे हुए हैं। अब हिंदी वाले के लिए भी थोड़ा सा बोल लिया जाए, मतलब तो समझाइए दिए, थोड़ा सा हिंदी बोल देते हैं। एरिया वेक्टर का हिंदी आप खोज लीजिएगा, ठीक है? उतना तो फिर खोज ही सकते हो यार। एरिया वेक्टर एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि सतह पर लंबवत एक रेखा के रूप में होती है, और यह सतह से और इसकी लंबाई उस सतह के क्षेत्रफल को निरूपित करती है, या इसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल को निरूपित करता है, और इसकी दिशा सतह से बाहर की ओर होती है। जैसे एग्जांपल में, अगर किसी भी सतह का क्षेत्रफल या किसी छोटे से सतह का क्षेत्रफल ds है, तो उस सतह के लिए एरिया वेक्टर ds वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया एरिया वेक्टर, ये ध्यान देना है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ये भी देखनी है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड। एरिया वेक्टर हो गया ओवर, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर का नॉलेज है तभी आपको अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा तो पैसेज रखिएगा, ऐसे भी हम यूट्यूब पे बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। हमको ये नहीं लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं, या सिर्फ हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए, दोनों को कवर। हाँ, ये अलग बात है यार, माफ़ करना कि हिंदी थोड़ा लिखते ही नहीं है, कम क्या लिखते नहीं, लेकिन बोल तो देते हैं नहीं हिंदी। आज बोल रहे हैं। इसके बाद फिर है एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको भी डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ा सा समझा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। हर चीज़ को डायरेक्ट डिफ़ाइन कर दें उससे अच्छा है कि पहले हम आपको समझा दें। डेफिनेशन लिखने से पहले समझा दें कि एरिया वेक्टर है क्या। तो हिंदी वाले रहें चाहे इंग्लिश वाले, अगर वो समझ जाएंगे या फिर समझ में आपको आ जाएगा तो डेफिनेशन आप अपने से भी लिख लोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, पहले समझ में आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इधर पॉजिटिव प्लेट होता है, कोई ज़रूर नहीं हो सकता उधर भी पॉजिटिव प्लेट रहे राइट साइड में। तो अगर आप राइट साइड में पॉजिटिव बनाओगे तो इधर फिर नेगेटिव बनाना होगा, लेकिन अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो हम इतना दिन से बोलते आ रहे हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर मानना है, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता प्लस से है और ख़त्म होता कहाँ है, माइनस पे।
प्लस से निकलेगा और माइनस पे ख़त्म होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलता है और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर भी चाहो तो दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसमें एक सरफेस रखेंगे और सरफेस इस तरह से रखना है जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ये भी ध्यान रहे। सरफेस मतलब जैसे ये दिखाई दे रहा होगा कि स्केल है, तो ये जो देख रहे हैं यही तो इसका सरफेस है। ये वाला सरफेस नहीं, ये सरफेस है ये वाला। अब यही सरफेस हम बोर्ड पे रखेंगे, लेकिन कैसे रखें भाई? तो रख तो नहीं सकते, लेकिन आपको समझा सकते हैं। रख दिए इसे। तो ये हम कैसे दिखाएं आपको? ये सरफेस रख दिए तो कैसे पता चलेगा? तो सरफेस रख दो किसी तरह से। मान लो कि हम एक सरफेस रख दिए, सिंपल सरफेस दिखाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, हल्का सा। अब ये देखने में लगेगा या नहीं लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। इस तरह से एक सरफेस, ये एक सरफेस उसमें रख दिया गया, उल्टा बन गया, ठीक है। ये सरफेस है, ये सरफेस एरिया, ये इसका सरफेस हो गया। इतना ड्राइंग क्यों कर रहे हैं सर? टाइम पास क्यों कर रहे हैं? अरे समझाने के लिए यार, कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ड्राइंग काहे करेंगे? हमरा की लगल ड्राइंग करेंगे, बस आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जाना चाहिए। उल्टा बन गया सर, ये ऊपर, ठीक है तो है। ये फिक्स होना चाहिए कि जो सरफेस रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, फिर भी उसको फ्लक्स के बारे में नहीं समझ में आता है। उसको समझ में नहीं आता है कि सरफेस को रखना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फ्लक्स निकालने के लिए एक बात कंपलसरी है, फ्लक्स आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर हो। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन में उतना बोलते भी नहीं, हम एक्सप्रेशन देख लिए, सामने वाला समझ गया, हाँ समझ गया। यहाँ तो आप समझे या नहीं समझे, ज़्यादा बोलना पड़ता है थोड़ा सा। ये सरफेस जो देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि परपेंडिकुलर सरफेस पर है, हम कह सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछ दे कि ज़रा आप हमको ये बताइए कि इस सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, तो उसका तो खैर बात ही अलग है। हम बोल रहे हैं इस फिगर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बार बार फील्ड लाइंस नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस हिसाब से फिगर है उसके हिसाब से तो यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, सरफेस पर परपेंडिकुलर है। जरा एरिया वेक्टर तो बनाइए। एरिया वेक्टर बनाने के लिए हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये जो हम बनाए हैं ये हो गया एरिया वेक्टर, एक है, हालांकि इसके एरिया ए होगा। अब देखो, हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस पर, नहीं यार, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा कि एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, टू द सरफेस। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर है। ये बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो लगले ये बोल दीजिए ना कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में। देख लो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जानते हैं कि सरफेस के बाहर की तरफ होता है, तो हम उधर मानेंगे। इधर भी मान सकते थे,
ऐसे हम उधर मान रहे हैं, दोनों तरफ एरिया वेक्टर होता है, उधर भी इधर भी। जब हम इधर से देखेंगे इस सरफेस को तो बोलेंगे ये वाला हो गया एरिया वेक्टर, उस सरफेस को देखेंगे तो उधर वाला, हम उधर मानते हैं। अब 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों में से कुछ भी मानो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सरफेस से बाहर की तरफ मानेंगे, अंदर की तरफ नहीं, ध्यान रहे। इतना बात यहाँ समझा दी। अब वही चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं, ये जो समझा दी। अब एक चीज़ और समझाना आपको कि मान लीजिए कि कोई खिड़की है और इसमें से चाहते हैं कि हवा गुजरे, इसके अंदर से हवा जाए, और ये है क्या, खिड़की। और खिड़की के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो ज़्यादा हवा चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि हवा ज़्यादा ज़ोर से चलना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से। अगर ज़्यादा ज़ोर से चलेगा तो इसको हवा ज़्यादा मिलेगा। हवा का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हवा की गति ज़्यादा होना चाहिए, गति ज़्यादा हो, या बोलो कि भरपूर मात्रा में जाए, भरपूर मात्रा में जाए हवा, भर भर के जाए हवा, तब इसको हवा मिलेगा। लेकिन वो खिड़की कर दिया छोटा, लो खिड़की कर दिया इतनी को, और अब हवा तो पूरा तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से, लेकिन खिड़की कर दिया छोटा, तो इस आदमी को हवा नहीं मिलेगा। तो वो आदमी ये सोच रहा था कि अगर हवा तेज़ी से चलेगा तो हमको हवा मिलेगा, लेकिन खिड़की हो गया छोटा, तो हवा उसको नहीं मिल रहा। अब ये क्या करता है, खिड़की बहुत बड़ा कर देता है, कल हो क्यों खिड़की अपना बहुत बड़ा कर दिया, पूरा पूरा एकदम दरवाज़ा बना दिया। अब ये बाहर से हवा चल रहा है धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, वो बेचारा अपन पूरा खिड़की कबाड़ उबाड़ के फेंक दिया, दरवाज़ा बना दिया, हम तो हवा खाएंगे। अब ये हवा चलना बंद हो गया, फिर उसको हवा कम मिल रहा है, हवा के गति धीमा हो गया, फिर हवा कम मिल रहा है। तो आप कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि अगर उसको पूरा हवा का झोंका चाहिए, पूरा भरपूर ऑक्सीजन चाहिए या हवा चाहिए, तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो खिड़की के एरिया पे कि खिड़की कितना बड़ा है, और दूसरा इधर से हवा कितना आ रहा है, कितना तेज़ी से चल रहा है। हवा उवा कुछ नहीं चलता है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं। हवा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात है कि कितना तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था लेकिन सरफेस से छोटा था, तो सरफेस को टच ही नहीं किया। यानी कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, जो फ्लक्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ज़्यादा होगा, इससे फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस में टच करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देख रहे हो पूरा सरफेस है, ये पूरे सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें टच किया, पूरा पूरा, एगो भी बचा है, एक दो सब देखो, सबके सब टच करवा दिए, सब टच करवा दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको मैक्सिमम चाहिए था, पूरा एरिया में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच करवा दिए। यानी कि दोनों चीज़ होना चाहिए। अब आप इससे बड़ा सरफेस बना दें, जैसे एरिया है ना यार, हम पूरा बोर्डवा इतना बना देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतने को है। अगर आप बोर्ड इतना बड़ा खिड़की बनाते हैं या बोलो सरफेस बनाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरा बोर्ड इतना बनाना पड़ेगा। क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन में होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 5 8, गिनती हमको नहीं आता है, माफ़ करना, गिनती में भुला जाते थोड़ा सा, 3 4 5 6 7 8 8 9 लाइन है, 8 गो लाइन है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम ये बोलेंगे कि इस सरफेस में से कई लाइन गुजरा, 8 गो, यानी कि इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 8 होगा, 8 यूनिट होगा। अब इसका यूनिट क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे या फिर बता देंगे कल है, लेकिन इसका यूनिट जो भी होगा 8 यूनिट होगा, क्योंकि 8 लाइन गुजर रहा है। देखो समझने पर ध्यान दो, ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, जो आप लोग बोली चाली में भाषा बोलते हैं वही हम बोल रहे हैं। आप लोग हिंदी की बात करते हो तो हिंदी में बोल रहे हैं। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को टच करते हुए जाएगा, नहीं टच नहीं करना है,
परपेंडिकुलरली टच करना है, देखिए 90 डिग्री पे, तब सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मतलब हिंदी वाले के लिए तो बोल देते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को लंबवत या किसी सरफेस से लंबवत गुजरता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से यानी सतह से लंबवत गुजरता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही या उसी के संख्या को या उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या फिर कहा जाए कि उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हिंदी वाले के लिए बोल दिए, इंग्लिश वाला को भी ज़रा देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface perpendicularly। स्पेलिंग होकर थोड़ा सा गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजरता है कहाँ से, सरफेस से, परपेंडिकुलरली, is called electric flux। एंड इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द product of magnitude of electric field and area vector। या कह सकते हो कि सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो लिखे हैं ना, ये परिमाण बतलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं था, यहीं पे लिख देना चाहिए था, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। और फाई बराबर होता क्या है, फाई इक्वल टू, देखो तो यह किसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यार एरिया वेक्टर हटा दो, सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर बोलेंगे ना तो ये अलग हो जाएगा, सरफेस एरिया में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ई हो गया और सरफेस एरिया केस हो गया, यही होता है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो इतने से काम चला लेंगे, अभी तो इतने से काम चलाएंगे, आगे जाके बोलेंगे कि वहाँ पे कॉस्ट थीटा होता है। अभी फ़िलहाल इतने से काम चलाएंगे। हिंदी तो बोल ही दिए थे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से लंबवत गुजरता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर होता है E.S। ये कंडीशन क्या था ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एकदम परपेंडिकुलर, लेकिन क्या हर समय ऐसा ही होगा, हर बार हमको ऐसा ही मिलेगा कि सरफेस एकदम परपेंडिकुलर है सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है। कभी कभी सिचुएशन अलग भी मिल सकता है, वैसे सिचुएशन को भी हम देखते हैं, इन सब कुछ चीज़ को मिटाते हैं। देखिए वो वाला भी सिचुएशन देखते हैं, वैसे सिचुएशन को अगर देखा जाए, ऐसा तो है ना। अगर ऐसा कंडीशन बन गया केसेज इन द केस, ठीक है, इन द केस सरफेस इज टिल्टेड
विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सरफेस थोड़ा सा झुका हुआ है तो उसको भी मद्देनज़र रखते हैं और उसके लिए भी फिगर बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे रहे, वायर का प्रॉब्लम है, देखिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो निकल रहा है कहाँ से, प्लस से, और जा रहा है कहाँ पे, माइनस पे। इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट। लगता होगा ना बार बार ही पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, क्या करोगे यार, चैप्टर में वही है, अभी आप चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज और फील्ड आपको देखना ही पड़ेगा, इसी से पहले पढ़ते रहेगा आपको। सरफेस होना तो ऐसे चाहिए था नॉर्मली, सरफेस इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह का सरफेस। मान लो ए है और ये वाला बी है, सरफेस इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये सरफेस जो है, अच्छा ध्यान से एक चीज़ पीछे हमको बोल देना चाहिए था, अभी अगर सरफेस ऐसे कंडीशन में है, अगर सरफेस ऐसी स्थिति में है तो ऐसे सिचुएशन में इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कहेंगे बनाओ। फिर छोड़ दो, एरिया वेक्टर बाद में बनाएंगे, आपको तो मालूम है कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, अभी नहीं बनाते। हम ये कह रहे हैं ना कि उस सरफेस को थोड़ा सा झुका लेते हैं, थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं। होना चाहिए था ऐसे ही सरफेस को, लेकिन ज़रा समझो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको कहते हैं रेडियस है। अगर इसी को पकड़ के हम ऐसे कर दिए तो ये भी क्या है, रेडियस। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है क्योंकि इसी को ऐसे कर दिए। हाँ, अब यहाँ से डॉट 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 अगर ऐसे खींचेंगे, ऑप्शन ओ ए, ऑप्शन ओ बी, ओ सी, तो हम बतलाते हैं ओ ए ओ बी ये दोनों बराबर है, बट डज नॉट इक्वल टू बी सी। ये जो लंब डालें ये बराबर नहीं होगा, क्यों, ओ ए ओ बी इन दोनों को तो हम लोग कहेंगे कि दोनों दोनों क्या है, रेडियस है। चाहे हम ओ ए की बात करें चाहे ओ बी की बात करें, वो है रेडियस, लेकिन बी सी जो है वो रेडियस नहीं है। ये ओ ए और ओ बी के बराबर नहीं है, बी सी इक्वल टू नहीं है। क्यों ये बता रहे हैं, वहाँ इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे वहाँ, देखिएगा वहाँ यूज करेंगे। अब इस ए बी को हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे। कैसे झुकाएंगे सर, तो मान लो कि इसको सेंटर मानते हुए हम इस तरह का सर्कल कंसीडर करते हैं। हालांकि गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा सर्कल नहीं बनेगा, फिर भी गड़बड़ा गया, चलो हटाओ। अब हमारे पास प्राइकल तो है नहीं, आप प्राइकल से बना लीजिएगा। इस सरफेस को थोड़ा सा झुका दिया गया, इसी को थोड़ा सा क्या अच्छा खासा झुका देते हैं लोग, इस तरह से झुका दिए। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि ए बी है तो ये अभी भी क्या कहलाएगा, यही जो यहाँ वाला हिस्सा था इसको पकड़ के हम ऐसे कर दिए, यहाँ पे ला दिए। अगर इसका लंबाई एस है तो इसका भी लंबाई क्या होगा, एस होगा। हुआ क्या सर, तो पहले जो सरफेस परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड पे, अब थोड़ा सा झुक गया, मतलब पहले वाले कंडीशन से अब कितना कोण पे झुक गया, थीटा कोण पे। पहला वाला वो है नहीं, उसको थोड़ा सा झुका दिए। और हम जानते हैं कि हमको सरफेस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला तो सरफेस चलेगा है ना, क्योंकि ये तो तिरछे है। क्यों, ये देखो ये जो है ये सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है,
तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री तो है नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ से एक कंपोनेंट्स नीचे की तरफ खींचो, इसको ऐसे मिला दो। मान लो एसी हो गया। अब बताओ ज़रा कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? एकांतर कोण यार, अल्टरनेट एंगल एन के जैसा बन रहा है ना, तेने थीटा तोने भी थीटा। अब समझो इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब से मतलब नहीं, हमको मतलब इस सरफेस से, क्योंकि ये वाला सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस से मतलब है, मतलब हमको AC चाहिए। तो AC अदेले कौची है? AB। AC बटा AB मतलब ये बोलो ना कि आधार और बटा में कर्ण क्या होता है? cos थीटा। इसीलिए AC बराबर सिर्फ बताइए, तो AC बराबर हो जाएगा AB और गुने में cos थीटा। तो ज़रा ये बताइए कि AC बराबर AB क्या था? A से B तक ये कितना है? S। वो सरफेस था, वो लेंथ नहीं देखना, ये सरफेस है, इस तरह का सरफेस, वही सरफेस झुक गया तो सरफेस है एस इंटू कॉस थीटा। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लिखेंगे यहाँ पे टिल्टेड मैनर में तो उसका यूज करने वाले। अब इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं। क्यों सर? यही तो समझा रहे थे कि जितना लंबाई ए बी की उतना ही लंबाई ए बी की। अभी नहीं समझा थे, देखो तो AO है और भी है, यही चीज़ वहाँ झुक गया था, तो यही वाला फिगर वहाँ पे दर्शाए हैं। चलो अभी भी नहीं मिटाते, अभी कौन बार हमको लिखना है। अब ज़रा समझिए, अभी अगर फ़िलहाल सिचुएशन ये वाला रहे, ये स्थिति है AB का परपेंडिकुलर है, तो इस जगह पे एरिया वेक्टर बनाओ। ये वाला हो गया एरिया वेक्टर। अब ज़रा अभी देखिए कि फ़िलहाल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में शुरुआती कंडीशन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधरे एरिया वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में शुरू वाला कंडीशन में कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब अगर सरफेस ही, जैसे देखिए इस तरह से है, हाथ मेरा सरफेस का काम कर रहा है और मार्कर एरिया वेक्टर का काम कर रहा है। अगर सरफेस ही थीटा डिग्री झुक गया, मतलब सरफेस 30 डिग्री झुक गया, तो जब सरफेस ही झुक गया मतलब जो थीटा है वो भी अपने इनिशियल कंडीशन से झुक जाएगा। मतलब कि पहले एरिया वेक्टर था सरफेस पे परपेंडिकुलर, और अभी जो एरिया वेक्टर होगा अभी भी तो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, AB पर परपेंडिकुलर। ये जो AB है उस पर परपेंडिकुलर, लेकिन पहले वाले कंडीशन से कितना दूर चला गया? मतलब ये कि हाथ पहले मेरा ऐसे था और ऐसे जो था वो ऐसे हो गया, मतलब 30 डिग्री झुक गया सर। तो जो एरिया वेक्टर ऐसे था वो भी कितना डिग्री झुक जाएगा? पहले 30 डिग्री। मतलब अगर यहाँ थीटा डिग्री बना है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? थीटा डिग्री। उसका इस्तेमाल करेंगे, वो ध्यान देना। और जो आपको AC दिखाई दे रहा है ये वाला AC, वो हो गया कितना? तो AC की जगह पे हम कह सकते हैं कि AC निकल गया S गुने cos थीटा। इस डायग्राम को अच्छे तरह से समझ लो और उतार लो, उसके बाद हो गया साबित, जब टिल्टेड मैनर में रहेगा। और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो था सो फिगर में था, अब कुछ समझाना इसमें बाकी नहीं रहा। अब हम पूछेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड गुने सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? तो वैसन का सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, और सरफेस एरिया को S से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे S लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो वाला सरफेस नहीं लेना है E, क्योंकि सरफेस ऐसा है ही नहीं, वो झुक गया है, झुकल का सरफेस लेंगे। नहीं, इसी का एक कंपोनेंट्स लेंगे, ये वाला
ई तो रहा नहीं, ई तो ऐसे था परपेंडिकुलर, ई झुक गया है, तो इसी का एक कंपोनेंट ये बना लिया, यानी कि एस नहीं लेंगे, एस कॉस थीटा, क्योंकि सरफेस तो वही है एसी। अब देखो हम जानते हैं कि फाई ई तो वेक्टर है, और हालांकि ये वाला है सरफेस एरिया, अभी फ़िलहाल ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब एरिया वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोले थे कि एरिया वेक्टर जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको याद होगा उस वक्त बोले थे कि जो एरिया वेक्टर का लेंथ होता है ना, एरिया वेक्टर का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है सरफेस एरिया को। तो मान लो ना कि सरफेस मतलब एरिया वेक्टर, इसको मॉड ऑफ में लिख देते हैं, इसको भी मॉड ऑफ में लिख देते हैं, और गुने में क्या कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल, अगर ध्यान से समझना चाहो तो थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सर एरिया, अरे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एरिया वेक्टर भी वैसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया नए का एरिया वेक्टर। तो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, फाई कौन से क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, एस भी एरिया वेक्टर हो गया, और बगल में कॉस थीटा लिखल है। तो अगर कॉस थीटा गुना होगा, दो वेक्टर्स आपस में जब गुना हो, वेक्टर वेक्टर, और अगर साइन थीटा मिल गया तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ तो कॉस मिल गया, इसका मतलब ये स्केलर है, तो लिख दो ना ए मतलब ई डॉट एस, यहाँ डॉट, डॉट का मतलब हो गया स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी मात्रक इसको तो कल बताएंगे, अभी तो स्पेशल केस और भी बताना है इसमें। ये तो हो गया कि जब सरफेस रेगुलर है या इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। अब एक कंडीशन ऐसा भी मिलेगा, इसको मिटाते हैं, कि सरफेस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, मतलब सरफेस रेगुलर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सरफेस एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। एक ऐसे भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, या तो फिर कहो कि सरफेस ही इरेगुलर हो, मतलब कंडीशन ये भी बना जा सकता है। ठीक है, कंडीशन ये भी हो सकता है इन द केस, सेकेंड केस, when surface area is irregular, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि सरफेस इस तरह का हो, कोई इस तरह का सरफेस हो और बीच में कहीं चार्ज रख दिया गया हो। तो हम जानते हैं कि अगर चार्ज रखे हैं तो चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इस जगह पे भी, ऐसे ढेरे सारा लाइन निकलेगा, लेकिन हम सिर्फ 3 लाइंस को दिखा रहे हैं और एक लाइन शो कर दें। मान लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा 4 को, और शो करें 5वां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इस तरफ से, चारों तरफ वो अपना लाइन छितराएगा, इसको बोलेंगे ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड चलो हर जगह एक जैसा है, लेकिन क्या हर जगह थीटा एक जैसे नहीं? ज़रा समझने पे ध्यान देना जो हम बोलेंगे। जैसे अगर सरफेस ऐसे बनाते हैं, अब बीच में रख देते चार्ज, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकल रहा है सर, इस तरह से चारों तरफ। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है कि चार्ज कहाँ है? एट दी सेंटर। तो जब चार्ज सेंटर पे होगा, 1 मिनट इतना नीचे लिख दिए हैं, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, आउटसाइड हो गया, कोई बात नहीं।
जब चार्ज सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो वृत्त के हर एक बिंदु पर परपेंडिकुलर होगा, हर एक बिंदु पर लंबवत होगा। क्यों? अरे 10वां में पढ़ावल जाता है कि त्रिज्या जो होता है वृत्त के हर एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसे सिचुएशन में तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर है, अच्छा बात है। और इतने से जगह को अगर कंसीडर करें और यहीं पर अगर एरिया वेक्टर बनावे तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होता है, यानी एरिया वेक्टर भी सरफेस पर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस पर परपेंडिकुलर, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे सर? एरिया वेक्टर खुद सरफेस पे लंबवत है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सरफेस पे लंबवत है, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री। वैसा ही हर जगह होगा, लेकिन इस केस में वैसा बात नहीं होता, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ हो जाता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम छोटा सा एरिया कवर करते हैं इतने ही जगह पे कि यहाँ पे कितना फ्लक्स बनेगा। ये छोटे से सरफेस एरिया को हम नाम देते हैं ds। इस जगह पर अगर एरिया वेक्टर बनाते हैं तो मान लो किस तरह से एरिया वेक्टर बनेगा, इसको बोलेंगे ds एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बना है थीटा। इसी तरह से हर जगह छोटा छोटा हम बनाएंगे, छोटा छोटा कौन बनाएंगे? बहुत छोटा छोटा। हो सकता है कि थीटा हर जगह अलग भी हो, कोई भारी बात नहीं। हो सकता है यहाँ पे थीटा 1 हो, यहाँ पे थीटा 2 हो, लेकिन उतना हमको नहीं देखना है। हमको बस ये इंटीग्रेट करना है, ये मतलब इसका फ्लक्स निकालना है और सबका फ्लक्स निकाल कर जोड़ देना है। इरेगुलर सरफेस है इसीलिए, और अजीब सा इरेगुलर है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, पहले तो जो हम माने हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को मिटाते हैं, बस एक ही बार ds और ये दिखा दिए, बाकी उतना क्या दिखाता है। कंसीडर ए सरफेस, पहले तो यही माने थे कि एक सरफेस है। कंसीडर ए सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि कंसीडर कर लिया एक सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, हर एक पॉइंट पर बदलता है। तो हम मान लेते हैं फिर से, अज्यूम दैट, फिर से मान लेते हैं, माना कि दिस सरफेस इज मेड अप ऑफ a lot of या many या एक से ज़्यादा a lot of a small सरफेस एलिमेंट। हम ये मान के ही चलते हैं कि पूरा सरफेस जो बना है ना, वो छोटे छोटे सरफेस के स्मॉल एलिमेंट्स बना है ds से। ठीक है, वो सब मान लिए। हिंदी में तो माना कि एक ऐसा सतह है जिसके हर एक बिंदु पर, माना सरफेस माने सतह, आप हिंदी में लिख लीजिए ना, यही चीज़ हम बोल देते हैं। माना कि एक ऐसा सतह है, हिंदी में बोल देते हैं, माना एक ऐसा सतह है जिसके हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते रहता है, जिसके हर एक बिंदु पर एट एवरी पॉइंट जिसके हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते रहता है। और यह कल्पना करते हैं कि वह सरफेस बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस के टुकड़ों के मिलने से बना है। ठीक है, तो यार क्या हो गया। हाँ, उसके बाद थीटा कंसीडर किए थे। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कौन सा है वेक्टर? एरिया वेक्टर ऑन दी ऑफ द सरफेस एलिमेंट, ऑन दी सरफेस एलिमेंट। अच्छा रहे तो एरिया वेक्टर से काम चला लो, ठीक है। एरिया वेक्टर ds, चाहो तो ऑफ दी भले लिख दो, ऑफ दी सरफेस एलिमेंट। मतलब हिंदी में हम यह कह सकते हैं ना कि थीटा क्या है, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, जो कि सतह के छोटे से टुकड़े पर सरफेस एलिमेंट मतलब सतह का छोटा सा टुकड़ा, हिंदिया बोले वही बीमारी। सतह के छोटे से टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। अच्छा बात यहाँ तक लिख लिए। तो अब बताइए देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट, इस सरफेस एलिमेंट के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो फाई तो नहीं है बोलेंगे, डी फाई, क्योंकि सरफेस एरिया ही छोटा लिए हैं, तो हो जाएगा ई डॉट डी एस, और डी एस के साथ में कॉस थीटा। ज़्यादा चल गया, नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लेना क्या लिखे हैं, ठीक है। नहीं तो नीचे लिख देते हैं डी फाई बराबर ई डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा। लेकिन ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट मतलब टुकड़ा, इस सरफेस के छोटे से टुकड़े पर। आप टोटल फ्लक्स ने बताइए कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट जो डी फाई निकला है और इधर ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ आप लिख देंगे एस मतलब सरफेस का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई से बन जाएगा फाई, इसमें से ई हो गया बाहर, कॉस थीटा हो गया बाहर, तो इंटीग्रेशन बच गया किसका, सरफेस का। यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इरेगुलर वे के लिए, इरेगुलर सरफेस के लिए। तो ये हो गया जब सरफेस इरेगुलर हो या कर्व्ड हो या मतलब असिमेट्रिक सरफेस हो उसके लिए। और इसके पहले वाला फिर फार्मूला बताइए दिए क्या होगा। ज़्यादा अच्छा है कि पहले वाला याद रखो। अब थोड़ा सा इसमें स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केस ध्यान देना कि हम प्रूफ क्या किए थे। ऑनलाइन रहते तो पूछते रहते आपसे, यहाँ लाइव रहते तो पूछते, लेकिन अब यहाँ पूछ भी नहीं सकते हैं कि हम अभी साबित क्या किए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रूफ किए वो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो साबित किए हैं वो आया कितना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब कुछ स्पेशल केसेस है वो लिख दिया जाए। जैसे स्पेशल केसेस फर्स्ट नंबर में आपसे ये कह दिया जाए कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब इसका मतलब हो गया कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, कहेंगे जा 0 डिग्री लिखे है, तो 0 डिग्री किसके किसके बीच में होता है, नॉर्मल या परफेक्ट। 0 डिग्री किसके किसके बीच में होता है। सोचे भी हो कि 0 डिग्री किसके किसके बीच की बात करते हैं। गिर गया यार 0 डिग्री। देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बार बार यही बनाते बनाते तो हम भी अब बोर हो गए यार। ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, इधर हो गया नेगेटिव प्लेट। इतना बताएं ना कि अब तो हमको भी बोरिंग जैसा लगने लगा। ठीक सरफेस हो गया एस। अब देखिए
ई सरफेस है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? बाहर की तरफ। ये हो गया एरिया वेक्टर, एस वेक्टर। सोचो कि ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया मतलब एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। हाँ, इस केस में हम ई भले कह सकते हैं। इस केस में बोलने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे में ये भले कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर लंबवत है, एकदम सही बात है। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द, अब बताओ किसके पैरेलल? नॉर्मल तो हो गया सरफेस पे, तो पैरेलल किसके हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो दोनों कंडीशन सही है, ये भी दोनों तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो हम लिख रहे थे वो ये था कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, या फिर ऐसे बोलो कि पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस कितना होगा भाई? देख लेते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट एस डॉट कॉस कितना, यहाँ पे तो 0 डिग्री, 0 डिग्री लिखो, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया? ई डॉट एस डॉट और कॉस 0 का मान 1, मतलब फाई इक्वल टू ई डॉट एस। ये क्या हो गया? तो कहेंगे कि मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। कैसे आपको पता चला मैक्सिमम में? देखिए, मैक्सिमम ऐसे पता चला कि जो ये कॉस थीटा जो कॉस थीटा देख रहे हैं, इसके लिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम। 11th में अगर कहीं पढ़े हो मैथ तो पढ़ाया गया होगा कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम कितना? +1। कितना एंगल पे? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना बैठा दिए? थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री है तो इसका जो वैल्यू आप रखे हो ये मैक्सिमम होगा। तो जब यही मैक्सिमम है तो ई डॉट्स तो बदलेगा नहीं, ई और एस तो नहीं है बदलेगा, ई फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए वो फिक्स है, जो सरफेस लिए वो फिक्स है। हम थीटा भले अदल बदल कर सकते हैं, तो ई और एस फिक्स है, तो जाहिर सी बात है जो फ्लक्स बना होगा वो मैक्सिमम होगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है। कैसे पता चला? वो 11th की बात है कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू क्या डिग्री पे? 0 डिग्री पे। तो इसका मिनिमम भी कुछ होता होगा आंसर। हाँ, वो होता है जब हम -1 कहते हैं, तब कॉस थीटा का -1, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। फिलहाल एक कंडीशन हो गया। इसी में दूसरा केस ये भी बन सकता था, सेकेंड कंडीशन ये भी बनता कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब लिखिए देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ज़रा ये ध्यान रहे कि थीटा किस पर 90 डिग्री है। सिर्फ 90 डिग्री बोल देने से नहीं ना होगा, वो 90 डिग्री किसके किसके बीच में माना जाता है, जरा ये भी तो सोचना है। उबना ने यार कुछ बुतरू भी आ जाता है, हमको मालूम है। वो सब डायग्राम बनेबे नहीं करेगा, के बनाता है माथा दर्द ले लेता है। ऐसा नहीं सोचना है कि माथा दर्द है, आपको बनाना ही पड़ेगा। कम से कम इतना बना के छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। अब ज़रा ये बताइए कि इसमें सरफेस को कैसे रखें। सरफेस को ऐसे रखो, इस स्थिति में रखिए, ये हो गया सरफेस। अगर सरफेस ऐसे होगा तभी ने इस पे जो हम एरिया वेक्टर खींचेंगे इस तरह से, वो कहेंगे ऊपर हो गया एस एरिया वेक्टर, तभी न बोला जाएगा।
अब देखो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे थीटा के डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे? इसको दो तरीके से बोल सकते हो। एक तो ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर पैरेलल है, या तो ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द, अब जगह छोड़ दिए क्योंकि वो अलग है ये अलग है। देखिए दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है किसके? सरफेस के, और यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे हो सकता है? पैरेलल सरफेस के है लेकिन परपेंडिकुलर किस पे है? एरिया वेक्टर पे। जरा ये तो ध्यान देना कि किस पे हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, किस पे हम बोल रहे हैं पैरेलल, ये सब ध्यान देना होता है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये वाला कंडीशन हम बोले चाहे ये वाला बोले, दोनों के मतलब यही है। थीटा के डिग्री है 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है सर, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस मतलब एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, बतिया बराबर है, थीटा के डिग्री होगा 90 डिग्री। तो ऐसे सिचुएशन में ये बोलेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द पैरेलल टू द surface, then the value of electric flux linked with the surface। अरे यार सॉरी यार, गलती हो गया, हिंदी तो हम बोलने भूल गए। कोई बात नहीं, यहाँ बोल देते हैं क्योंकि यही चीज़ वह पीछे भी लिखे थे। देखिए यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें क्या था? उसमें था कि पहले वाला के लिए हिंदी बोल दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्र माफ़ कीजिएगा, हम भूल गए थे। पहले में क्या था कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह पर लंबवत है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। ई डॉट ए यही तो लिखे थे। और अभी जो बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के समानांतर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होगा। लिंक्ड विद द सरफेस नहीं लिखना जरूरी है हिंदी में। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के समानांतर है तो विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। लिंक्ड विद द सरफेस इज 0। कितना होगा? 0। ये ध्यान देना। कैसे वो भी तो ज़रा बताइए। तो फाई का फॉर्मूला बताइए। ई डॉट ए डॉट या एस डॉट जो भी लिखना है एस ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई डॉट एस कॉस थीटा फाई बराबर ई मतलब ई, एस मतलब एस, और कॉस थीटा बता थीटा कितना चलेगा। यहाँ पर थीटा क्या डिग्री? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान बोलो ई डॉट एस, और कॉस 90 का मान 0। जैसे ही 0 सबको कर दिया 0। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है या बोलो एरिया वेक्टर के साथ में 90 डिग्री बना रहा है तो वैसे सिचुएशन में फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। अब ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, इसके आगे हम आपको मिलेंगे। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन वो सब जो है वो सब बता दिए हैं ऑलरेडी, हम वो सब ऑलरेडी बता दिए हैं। हमारे हिसाब से लगता है स्पेशल केसेस भी हम बताए होंगे। अरे वो वीडियो पहले बन गया था, पता नहीं बताएं कि नहीं बताए हैं, नहीं बताए होंगे शायद। खैर कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा अगर पहले से अपलोड होगा तो। आज टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मतलब टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा बच गया टाइम। तो अभी 10 बजा, 10 कहाँ बजा, 10 भी नहीं बजा है यार, 8:40, अभी तो 9 बजने वाला है। क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया, तो इतना देर तक क्लास लिए हैं। अगर कुछ समझ में आया हो आपको तो किसी और को समझाने के लिए वीडियो को शेयर कर देना यार। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। हमेशा हम यही कहते हैं, और कभी भी हम आते वक्त नहीं कहते हैं, चाहे तो हम आते वक्त भी कहते, लेकिन मेरा कहना है कि हम टीचर हैं,
और एक शिक्षक हैं, पहले अपना कर्म तो हम कर लें, हम ही अपना कर्म नहीं करेंगे और आपसे कहेंगे आप अपना कर्म कीजिए तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पढ़ा देते हैं, बाद में आपसे एक लाइक मांग लेते हैं, ठीक है कि आप एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आज के लिए एक होमवर्क, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं दिए, आज एक होमवर्क देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इतना दिन हो गया है तो आप लोग भूल ही गए होंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओह, देखिए होमवर्क क्या देने वाला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is placed in the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ाए हैं, अब आप कितना मन से देखे हो या फिर सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, आप आंसर बताइए। बस एक लाइन का है, अगर आप देखे हैं या फिर आप सफ किए हैं, कॉपी फेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर उस कॉपी में लिखा हुआ होगा और फेयर करते रहो, ठीक है। क्योंकि अभी जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं वो तो मार्च है, लेकिन जब ये आपको मिलेगा तो अप्रैल रहेगा। तो अप्रैल है, आपके पास पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीने का टाइम है। अब 10 महीने का टाइम है, 10 महीने में फिजिक्स के तो धज्जी उड़ा देंगे यार, हम आप मिल के दोनों। फिजिक्स के तो धुआंधार बना देंगे थर के एकदम, जकतन धुइयाँ उड़ा देंगे, एकदम तूफान उठा देंगे फिजिक्स में, टेंशन नहीं लो। पर डे अगर आप एक टॉपिक क्लियर करते हो इसी तरह से तो। और हिंदी वाले छात्र भी हमसे नाराज़ ना हो, हम हिंदी तो बोलते ही हैं। हाँ, थोड़ा सा इस बात के लिए माफ़ कीजिएगा कि हम हिंदी नहीं लिखते हैं। तो देखिए, ऐसा वादत नहीं करते, बहुत जल्दी अगर टाइम मिलेगा तो हम एक स्पेशल क्लास हिंदी के लिए लेंगे, जिसमें इंग्लिश एकदम नहीं बोलेंगे, एक अक्षर ही इंग्लिश नहीं बोलेंगे, प्योर एकदम हिंदी बोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी प्योर बोलना बहुत टफ बात है। बोली चाली में आदमी इंग्लिश तो बोल लेगा लेकिन हिंदी नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करना होगा। हो सकता है कि आपको हम क्लास प्रोवाइड भी नहीं कर पाएँ, अगले साल जो आएगा उसको हम दे पाएँ, आपको हम वो क्लास दे भी नहीं पाएँ, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं, हम तैयारी में लग गए हैं कि पूरा हिंदी मीडियम के लिए प्योर हिंदी एकदम, उसमें एक अक्षर भी इंग्लिश नहीं आए। ऐसा कैसे होगा कि नहीं आएगा सर? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई ऊ ये सब तो डाइपोल को डिनोट किया, वो सब आएगा, मतलब जो शब्द लिखेंगे वो नहीं आना चाहिए इंग्लिश में। फ़िलहाल अभी हिंदी बोलते हैं तो सुन कर हिंदी वाले आप काम चला लीजिए। बाकी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।